नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट चैनल से एक बहुत ही दिलचस्प अंश है। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी डिज़ाइन की पूरी प्रक्रिया को समझाता है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि आखिर कैसे एक आइडिया जो किसी के दिमाग में आता है वो एक असली हाथ में पकड़े जाने वाले सर्किट बोर्ड में बदल जाता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जैसा है। और ये जानकारी उन सब के लिए बहुत काम की है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दिलचस्पी रखते हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि उनके गैजेट्स के अंदर आखिर होता क्या है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये जो प्रक्रिया हम देखने वाले ना, ये किसी एक कंपनी का तरीका नहीं है। अच्छा। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की एक ग्लोबल भाषा है, एक स्टैंडर्ड तरीका है जो एक बड़े से बड़े आइडिया को एक असली काम करने वाले सर्किट में बदल देता है। फिर चाहे वो आपके स्मार्टफोन का छोटा सा बोर्ड हो या किसी सैटेलाइट का विशाल सर्किट। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहला कदम है स्कीमेटिक डिजाइन। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये बस कंप्यूटर पर एक तरह का वायरिंग डायग्राम बनाना है ना, कि कौन सा पुर्जा किससे जुड़ेगा। बस आपने बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन ये बस एक डायग्राम से कहीं ज्यादा है। ये तो सर्किट की आत्मा है, समझिए। आत्मा। हाँ, इस स्टेज पर सब कुछ तार्किक होता है, मतलब लॉजिकल, भौतिक नहीं। सारा ध्यान इस पर होता है कि सर्किट क्या करेगा और कैसे करेगा, इस पर बिल्कुल नहीं कि वो कैसा दिखेगा। अच्छा। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। यहाँ पर की गई एक छोटी सी भी गलती, जैसे कोई गलत कनेक्शन, वो आगे चलकर पूरे प्रोजेक्ट को डुबो सकती है। सटीकता यहाँ सबसे जरूरी है। सही कहा, ये सर्किट की आत्मा है, लेकिन आत्मा को शरीर भी तो चाहिए। तो अगला कदम यही होना चाहिए कि इस डिजिटल आत्मा के लिए भौतिक शरीर मतलब पुर्जे कैसे चुने। यह है दूसरा चरण, कंपोनेंट सिलेक्शन। एकदम। और ये सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं है, इसका असर हर चीज पर पड़ता है। बोर्ड कितना महंगा होगा, आपकी जेब में फिट होगा या नहीं, और उसे बनाने में कितनी मशक्कत लगेगी। हर पुर्जे का मूल्य, उसका साइज, उसकी परफॉर्मेंस, सब कुछ मायने रखता है। मतलब एक ही काम करने वाले दो अलग अलग कैपेसिटर के बीच चुनाव करने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। बहुत ज्यादा। मुझे याद है, मैंने एक बार एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। वहां टीम ने कुछ पैसे बचाने के लिए एक सस्ता कैपेसिटर चुन लिया। डिजाइन पास हो गया, 1000 बोर्ड बनकर भी आ गए, लेकिन 2 महीने के अंदर उनमें से 20% फेल हो गए। और वजह, बस वो एक सस्ता पुर्जा। उस एक छोटे से फैसले की वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। तो ये चुनाव सिर्फ कागज पर नहीं होता, इसका असल में बहुत बड़ा असर होता है। वाह, ये तो हाँ के एक बड़ा सबक है। तो अब हमारे पास सर्किट का लॉजिक भी है और उसके लिए चुने हुए पुर्जे भी हैं। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। तीसरा चरण है पीसीबी लेआउट। यहीं पर सब कुछ असल दुनिया का रूप लेना शुरू करता है ना। स्रोत तो इसे प्रक्रिया का असली मजा कहता है। हाँ, इसमें बोर्ड का आकार तय करना, पुर्जों को कहाँ रखना है ये तय करना, और वो तांबे के ट्रैक बनाना, ये सब शामिल है। हाँ, और यहीं पर इंजीनियरिंग, कला और विज्ञान सब एक साथ आते हैं। वो जो आपने तांबे के ट्रैक की बात की ना, हाँ, उन्हें आप बिजली के लिए बनी नसें समझ सकते हैं। स्रोत बताता है कि ज्यादा करंट वाले ट्रैक चौड़े बनाए जाते हैं। अच्छा। सोचिए, अगर आप एक छोटी सी नस से ज्यादा खून भेजने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो फट सकती है। सही बात है। बोर्ड पर भी ऐसा ही होता है। ज्यादा करंट एक पतले ट्रैक को इतना गर्म कर सकता है कि वो पिघल जाए और आपका महंगा डिवाइस बेकार हो जाए। डिजाइन का ये छोटा सा फैसला डिवाइस की सुरक्षा और उम्र तय करता है। स्रोत में पावर और ग्राउंड प्लेन बनाने का भी जिक्र है। ये ट्रैक से अलग कैसे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ट्रैक तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने वाली पतली सड़कों की तरह है, लेकिन पावर और ग्राउंड प्लेन वो तांबे की पूरी परतें होती हैं जो बोर्ड के अंदर बिछी होती हैं। पूरी परतें? हाँ, ये पूरे सर्किट को एक स्थिर और साफ सुथरी पावर सप्लाई देती हैं, जैसे किसी ऊंची बिल्डिंग की मजबूत नींव। बिना इस नींव के आज के हाई स्पीड डिवाइस जैसे आपका फोन या ईवी का कंट्रोलर, वो ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे। उनमें बहुत न्यू होगा। न्यू मतलब शोर? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में शोर का मतलब है अनचाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अच्छा। इसे ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी कहते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोर पैदा करता है।
अगर इसे ठीक से मैनेज ना किया जाए तो ये आपके वाईफाई को धीमा कर सकता है या आपके फ़ोन के सिग्नल में गड़बड़ी कर सकता है। अरे वाह। तो लेआउट स्टेज पर डिज़ाइनर को ये पक्का करना होता है कि ट्रैक और पुर्जे इस तरह रखे जाएं कि ये शोर कम से कम हो। तो अब हमारे पास एक डिज़ाइन है जो दिखने में बढ़िया लग रहा है, पुर्जे भी सही जगह पर हैं, ट्रैक भी सही मोटाई के हैं, लेकिन इंसान होने के नाते उनसे गलतियां तो हो सकती हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसे फैक्ट्री भेजने से पहले ही इसकी गलतियां पकड़ लें? बिल्कुल, और यहीं पर चौथा कदम डिज़ाइन रूल चेक, ये DRC, एक जादू की तरह काम करता है। ये एक ऑटोमेटेड प्रूफ रीडर है। प्रूफ रीडर? हाँ, डिज़ाइनर कुछ नियम सेट करता है, जैसे कि दो ट्रैक के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, कोई ट्रैक किसी पुर्जे के बहुत पास तो नहीं है, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा। फिर सॉफ्टवेयर पूरे डिज़ाइन को इन नियमों के हिसाब से स्कैन करता है और जहां भी कोई नियम टूटता है वो उसे लाल निशान से हाईलाइट कर देता है। लेकिन अगर एक अनुभवी डिज़ाइनर लेआउट बना रहा है तो क्या उसे सच में एक सॉफ्टवेयर प्रूफ रीडर की ज़रूरत है? क्या उसकी अपनी नज़र काफ़ी नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। शायद 20-30 साल पहले ऐसा मुमकिन था। अच्छा? लेकिन आज के बोर्ड इतने जटिल होते हैं, उनमें हजारों पुर्जे और हजारों कनेक्शंस होते हैं जो बालों से भी पतले होते हैं। इंसान की आंख के लिए हर एक छोटी सी गलती को पकड़ना नामुमकिन है। सही है। एक छोटी सी ना दिखने वाली गलती की वजह से हजारों PCBs का पूरा बैच बेकार हो सकता है। DRC फैक्ट्री को पैसा देने से पहले एक आखिरी और सबसे जरूरी सेफ्टी चेक है। समझ गया। तो जब डिज़ाइन की जांच हो जाती है और सॉफ्टवेयर हरी झंडी दे देता है, तब हम 5वें और छठे चरण पर पहुंचते हैं। गर्बर फाइल बनाना और फिर उसे फैब्रिकेशन के लिए भेजना। स्रोत कहता है कि गर्बर फाइल PCB का ब्लूप्रिंट है। हाँ, ये एकदम सही एनालॉजी है। गर्बर फाइल एक सेट होता है, उसमें बोर्ड की हर एक परत, कॉपर ट्रैक, सोल्डर मास्क, टेक्स्ट, ड्रिल होल्स, सबकी जानकारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है। अच्छा, तो मतलब गर्बर फाइल एक तरह की यूनिवर्सल भाषा है जिसे दुनिया की कोई भी मशीन समझ सकती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डिज़ाइन को इतना मानकीकृत किया गया होगा। और इसी मानकीकरण ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। इसका मतलब है कि आप अमेरिका में बैठकर डिज़ाइन बना सकते हैं, उसे ईमेल से चीन या भारत की किसी फैक्ट्री को भेज सकते हैं और आपको ठीक वैसा ही बोर्ड बनकर मिलेगा जैसा आपने सोचा था। कमाल है। इस ग्लोबल स्टैंडर्ड के बिना आज के दौर का मास प्रोडक्शन संभव ही नहीं होता। और अब हम आते हैं इस यात्रा के अंतिम 7वें चरण पर, असेंबली। फैक्ट्री से खाली बोर्ड बनकर आ गया है, अब उस पर वो सारे पुर्जे लगाने हैं जो हमने दूसरे चरण में चुने थे। स्रोत में इसके लिए मैनुअल, वेव सोल्डरिंग और रीफ्लो ओवन जैसे तरीकों का जिक्र है। सही, मैनुअल यानी हाथ से सोल्डरिंग, वो तो प्रोटोटाइप या हॉबी प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, जहां 1-2 बोर्ड बनाने हो। मुझे याद है जब मैंने पहली बार हाथ से सोल्डरिंग की थी, हाँ, पर उत्पादन के लिए बनी है। वेव सोल्डरिंग में बोर्ड को पिघले हुए सोल्डर की एक लहर के ऊपर से गुजारा जाता है। एक लहर? हाँ, जो एक ही बार में सारे कनेक्शंस जोड़ देती है। और रीफ्लो ओवन तो और भी कमाल का है। उसमें पहले पुर्जों को बोर्ड पर एक खास पेस्ट के साथ रखा जाता है और फिर पूरे बोर्ड को एक बड़े ओवन से गुजारा जाता है। अच्छा। ओवन में तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, पेस्ट पिघलता है और सारे पुर्जे अपनी जगह पर परफेक्ट तरीके से जुड़ जाते हैं। ये मशीनें एक दिन में हजारों बोर्ड तैयार कर सकती हैं और हर एक की क्वालिटी एक जैसी होती है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने एक पूरी यात्रा देखी, एक साधारण आइडिया जो स्कीमैटिक के रूप में शुरू हुआ, फिर वो एक भौतिक लेआउट में बदला, उसकी गलतियों की जांच हुई, उसका एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट यानी गर्बर फाइल बनी और अंत में असली पुर्जों के साथ उसे जोड़ दिया गया। ये एक साफ सुथरा व्यवस्थित रोडमैप है जो हमारे चारों ओर मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पीछे है। बिल्कुल, और ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एक अच्छे डिजिटल डिजाइन को लाखों बार हूबहू एक ही सटीकता के साथ बनाया जा सकता है। लेकिन ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये बोर्ड और भी छोटे और भी जटिल होते जा रहे हैं, इस प्रक्रिया का कितना हिस्सा भविष्य में इंसानों के हाथ में रहेगा और कितना हिस्सा AI पावर डिजाइन और जांच करने वाले टूल ले लेंगे? क्या भविष्य का डिजाइनर एक इंजीनियर होगा या फिर एक एल्गोरिदम? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस बेहतरीन और गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।